Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel TET Education. So I hope you all are good and doing well. So in today's video, we are going to discuss DSSB TGT Natural Science previous paper that was held in September 2021. तो इससे पहले भी हम एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं जो कि हुआ था 25 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट का, वो पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम 25 सितंबर का ही सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था वो डिस्कस करने वाले हैं। सो इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT नेचुरल साइंस। तो जो फर्स्ट पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं शिफ्ट 1 वाला, उस पेपर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हो। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और सॉल्यूशन के साथ हमने वो पेपर डिस्कस कर रखा है। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पास्कल्स लॉ। आवर ऑप्शंस आर, इफ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट then the change is transmitted to the entire liquid with diminished magnitude. Second option है, if the pressure in a liquid is changed at a particular point, the change is transmitted to the entire liquid without being diminished in magnitude. Third option is, if the pressure in a liquid is changed at a particular point, the change is not transmitted to the entire liquid. And fourth option is, if the pressure in a liquid is changed at a particular point, the change is transmitted to that point only without being diminished in magnitude. तो सबसे पहले हमें पास्कल्स लॉ पता होना चाहिए कि पास्कल्स लॉ क्या होता है, तभी इस क्वेश्चन का हम आंसर दे पाएंगे इजीली। पास्कल्स लॉ कि उससे रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इसने क्वेश्चन पूछा है हमसे। सो पास्कल्स लॉ बेसिकली हमें क्या बोलता है कि कोई भी कन्फाइंड लिक्विड है हमारे पास, अगर उसमें हम किसी भी एक जगह पे अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पूरे लिक्विड में क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या हर एक जगह पे वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। तो वही बात हमें इसमें देखनी है। तो ये बात हमें सेकंड ऑप्शन से पता चल रही है, तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। इफ़ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर अगर चेंज हो रहा है या अगर हम प्रेशर लगा रहे हैं सपोज, तो जो चेंज होगा वो पूरे लिक्विड में क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिमिनिश नहीं होगा, कम नहीं होगा, उसका प्रेशर जो है वो कम नहीं होगा, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे लिक्विड में। सो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 100 किलो कूलम्ब ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 75 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 75 वोल्ट और चार्ज दिया हुआ है 100 किलो कूलम्ब। इस चार्ज को जो है ट्रांसफ़र करने के दौरान 1 घंटा इस चार्ज को हमने ट्रांसफ़र किया, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 75 वोल्ट, तो कितने हीट जनरेट होगी ये पूछा इन्होंने, न्यूमेरिकल पूछा हुआ इन्होंने ये। तो चलिए इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपके माइंड में कोई सोल्यूशन है तो आप वीडियो पॉज करके 1 या 2 मिनट के लिए सोल्यूशन ट्राई कर सकते हो इसका, अदरवाइज़ चलिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें चार्ज दिया हुआ है दैट इज़ इक्वल टू 100 किलो कूलम्ब, एंड जो है टाइम वो हमें 1 आवर का दिया हुआ है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है 75 वोल्ट। हीट जनरेट इन्होंने पूछा है, तो हीट जनरेट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, हीट जनरेट का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ रखा है, VIT पोटेंशियल करंट एंड टाइम। एक और फॉर्मूला हम रीड करते हैं दैट इज़ I²RT। अगर यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस होती, टाइम दिया हुआ है, करंट हम निकाल लेते तो हम सेकंड फार्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते थे। तो अब यहाँ पे हम सेकंड फार्मूला भी अप्लाई करके कर सकते हैं, वो थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा, उसमें हमें R निकालना पड़ेगा। पहले करंट निकालेंगे, फिर उससे R निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम VIT फार्मूला लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सो पोटेंशियल में दिया हुआ है 75, करंट हम निकाल लेंगे। करंट क्या होता है हम सबको पता है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। I इज़ इक्वल टू Q/T होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज़ कॉल्ड करंट। सो चार्ज हमें कितना दिया हुआ है 100 किलो कूलम्ब। इसको अगर हम कूलम्ब में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाय में क्या आ जाएगा टाइम हम सेकंड में लेंगे, तो 1 घंटे को चेंज करोगे सेकंड में कितना बनेगा, 3600 सेकंड बनेंगे। तो हमारे पास ये आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आती है 75 और साथ में 50 आ जाएंगी, 1 2 3
4 5। चलिए इसको मैं आगे कर देती हूँ। उस वैल्यू को सॉल्व करके हमारे पास रिज़ल्ट आता है 7 5 0 0 0 और 5 0 आएंगे जूल। ये हमारे पास आंसर आएगा। सेवन फाइव ज़ीरो ज़ीरो, ये हमारे पास आंसर बनेगा इसमें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 इंटू 10⁻6 जूल। बट ऑप्शन हमें मेगा जूल में दिए हुए हैं, सो इसको हम मेगा जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जस्ट क्या कर देंगे हम 7.5 मेगा जूल इसको लिख सकते हैं, 10⁻6 हट गया, बिकॉज हमें रिलेशन पता है ना हम सबको, 1 मेगा जूल दैट इज इक्वल टू 10⁻6 जूल, ये होता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन आंसर बन जाएगा 7.5 मेगा जूल। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस देखो 7.5 मेगा जूल, 7 मेगा जूल, 8.4 मेगा जूल या फिर 8.1 मेगा जूल। तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ 7.5 मेगा जूल। तो इस तरीके से हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। अगर आपके और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं बेसिक, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जो हीट जनरेट होती है दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क डन का फॉर्मूला हम सब ने पढ़ रखा है। वर्क डन किसके बराबर होता है? दैट इज़ इक्वल टू क्यू वी, चार्ज इनटू में पोटेंशियल। सो हमें चार्ज कितना दिया हुआ है? 100 किलो कूलम, और जो है पोटेंशियल कितना दिया हुआ है? 75 वोल्ट। तो इसका आप सॉल्व करोगे सो आपके पास बनेगा 7500 किलो कूलम वोल्ट। तो देखिए कूलम और वोल्ट, अगर आप डायमेंशनली इसको देखें, हम चार्ज की यूनिट कूलम होती है, वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, दैट इज़ इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन क्या होता है हमारा? जूल। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? जूल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया? 7500 किलो जूल, ये बन गया हमारे पास। इसको आप जब मेगा जूल में कन्वर्ट करोगे तो आपके पास यही आंसर बनेगा। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आवर थर्ड क्वेश्चन इज, इन केस ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज, इनमें से बताना है कौन से स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट जो है वो बोल रही है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन टू बी पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर लिया हमने, सो उसको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। सेकंड ये बोल रहा है द हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन टू बी पॉजिटिव, भी ये पॉजिटिव ही ली जाती है। थर्ड बोल रहा है हाइट ऑफ द इमेज मे बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव इन डिफरेंट केसेस। डिफरेंट केसेस में जो है पॉजिटिव भी ली जा सकती है, किसी में नेगेटिव भी ली जा सकती है, ये बोला है इसने। तो ऑप्शंस कह रहे हैं हमारे, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन है ओनली 1, थर्ड ऑप्शन ओनली 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओनली 1 and 3। तो देखिए साइन कन्वेंशन से बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी हाइट हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, ऑब्वियसली आप सबको पता होगा। और अगर इमेज जो है हमारी इन्वर्टेड बनी है तो उसका साइन हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो हमारी ठीक हो जाएगी कि जो हाइट होती है ऑब्जेक्ट की वो पॉजिटिव ली जाती है। ब्रैकेट में लिख दिया है ना इसने साथ में, आप ध्यान से स्टेटमेंट रीड किया करो। देखो प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रख दिया, सो उसकी हाइट पॉजिटिव कंसिडर की जाएगी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी। सेकंड बोला है कि हाइट ऑफ द इमेज इज टेकन टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही ली जाती है, तो ये गलत हो गई हमारी। थर्ड बोला है कि डिफरेंट केसेस में अलग अलग ली जाएगी, ये बात ठीक है। अभी बताया ना मैंने, अगर ऊपर अगर ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, सीधी इमेज बन रही है तो पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अगर उल्टी बन रही है तो नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो डिफरेंट केसेस हो गए ना हमारे, सो उस केस में डिफरेंट साइन कन्वेंशन यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ठीक हो जाएगी, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही बनता है। सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशंस ऑफ द एक्सेलरेशन इज़, हाँ जी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा। एक्सेलरेशन की डायमेंशंस बतानी है बस हमें। सो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बाय में टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है हम सबको पता है, LT-1 अपॉन में टाइम की t। सो नीचे वाले t को जब ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, LT-2 -2।
सो यही हमारा एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आ गई। LT-2 फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है क्लियर कट, सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, LT-2। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू इन कनेक्शन विद बीटा डिके। हाँ जी, बीटा डिके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बीटा डिके के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या बोल रही है। फर्स्ट वन इज न्यूट्रॉन चेंजेस इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन, भी न्यूट्रॉन खुद ही प्रोटॉन में चेंज हो जाता है। सेकेंड वन इज अ न्यूट्रॉन एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन ओनली, न्यूट्रॉन जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही एमिट करता है। थर्ड वन इज न्यूट्रॉन एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अ पार्टिकल, एक पार्टिकल भी साथ में एमिट करता है, दैट इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो। चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन इज ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन इज ओनली वन एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओनली थर्ड। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बीटा डिके के बारे में बता दूं कि बेसिकली बीटा डिके क्या होता है। सो बीटा डिके अल्फ़ा बीटा डिके हम पढ़ते हैं ना, अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गामा डिके। सो थोड़ा सा हम बीटा डिके के बारे में चलिए जान लेते हैं इसमें। सो बीटा डिके में क्या होता है, जनरली जो न्यूक्लियस होता है वो स्पॉन्टेनियसली एमिट करता रहता है इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम सबको पता है ई नेगेटिव, और जो पॉजिट्रॉन होते हैं वो जस्ट ई पॉजिटिव, इसी को पॉजिट्रॉन नाम दे दिया हमें। सो न्यूक्लियस जो है वो एमिट आउट करता रहता है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन स्पॉन्टेनियसली, और जब ये एमिट आउट होंगे तो इनके साथ जो है हमारे पार्टिकल्स भी इनके साथ रिलीज़ होते हैं। उन पार्टिकल्स को नाम दे दिया हमने न्यूट्रिनो या फिर एंटी न्यूट्रिनो। सो वो न्यूट्रिनो जो है वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं विद वेरी स्मॉल मास, उनका मास नेग्लिजिबल होता है इन कंपेरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से, बट नेग्लिजिबल होता है, हम जीरो कंसिडर कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स को। एंड न्यूट्रिनो हैव वेरी लो वीक इंट्रैक्शन, बहुत ही कम इंट्रैक्शन होती है इनकी दूसरे पार्टिकल्स के साथ, सो इनको डिटेक्ट कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और फोर्थ जो है पॉइंट हमारा वो कह रहा है भी जो फ्री न्यूट्रॉन होते हैं ऑब्वियसली वो डिके हो जाते हैं प्रोटॉन में अपने आप, बट जो प्रोटॉन्स हैं वो अपने आप न्यूट्रॉन में डिके नहीं हो सकते, वो ऐसा सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही हो सकते हैं। प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में डिके हो जाएंगे, ओनली दिस इज़ पॉसिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द स्मॉलर मास ऑफ प्रोटॉन देन न्यूट्रॉन। तो इसमें जैसे देखो, अगर मान लो हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, अगर हमारा न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, न्यूट्रॉन से अगर प्रोटॉन बन रहा है तो साथ में क्या रिलीज़ होगा, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रिलीज़ होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके साथ हमारे एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रिलीज़ होंगे। अगर हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है वो, तो उसके साथ पॉजिट्रॉन, एंड पॉजिट्रॉन के साथ हमारा न्यूट्रिनो पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसको आप कैसे ध्यान रख सकते हो, थोड़ा सा हिंट बना लो, ई नेगेटिव, और ये जो हम सिंबल बनाते हैं न्यूट्रिनो का, इसके ऊपर भी बार लगा दो। ई नेगेटिव के लिए भी आप ऐसे साइन लगाते हो ना, तो साथ में न्यूट्रिनो के ऊपर भी ऐसे साइन लगा दो। इस तरीके से इसको हम याद रख सकते हैं। तो और न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में कन्वर्ट हो तब, ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एन से पी इलेक्ट्रॉन और उसके साथ में एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। प्रोटॉन से जब न्यूट्रॉन में डिके होगा तो पॉजिट्रॉन और साथ में न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। तो चलिए अब हम ऑप्शंस जो हैं, एक स्टेटमेंट जो हमें दे रखी थी बीटा डिके के रिगार्डिंग, वो स्टेटमेंट्स एक बार फिर से रीड कर लेते हैं और फिर देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए, न्यूट्रॉन चेंजेस इटसेल्फ इनटू प्रोटॉन, ठीक बात है, न्यूट्रॉन जो अपने आप प्रोटॉन में चेंज हो जाते हैं, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। सेकंड बोल रहा है कि न्यूट्रॉन एमिट्स एन इलेक्ट्रॉन ओनली, सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो एमिट नहीं करता न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में डिके होगा, अभी अभी हमने देखा, तो वो इलेक्ट्रॉन के साथ क्या एमिट आउट करता है, एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल्स। ये बात जो है थर्ड स्टेटमेंट ने बोली है हमें कि न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन एमिट करता है एंड अ पार्टिकल दैट्स नेम इज़ एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो वो साथ में एमिट आउट करता है। तो हमारी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आवर सिक्स्थ क्वेश्चन इज द बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आर एप्लीकेबल फॉर प्लेन स्मूथ सरफेस या फिर कर्व्ड स्मूथ सरफेस। जो बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो प्लेन स्मूथ सरफेस पे एप्लीकेबल होते हैं, कर्व्ड स्मूथ सरफेस पे। ऑप्शंस हैं
दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, सेकंड ऑप्शन है सिर्फ सेकंड पे एप्लीकेबल होते हैं, थर्ड ऑप्शन है दोनों पे ही एप्लीकेबल नहीं होते, और फोर्थ ऑप्शन है सिर्फ फर्स्ट पे एप्लीकेबल होते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे प्लेन और कर्व दोनों पे ही एप्लीकेबल होते हैं। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। प्लेन और कर्व कैसी भी स्मूथ सरफेस होनी चाहिए, रिफ्लेक्टिव होनी चाहिए, प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो, सब पे हमारे बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। तो चलिए अब 7th क्वेश्चन देखते हैं। द सरफेस ऑफ अ लेंस मे बी बोथ कन्वेक्स, बोथ कनकेव, या फिर वन कन्वेक्स एंड वन कनकेव। चूज द करेक्ट कोड। फर्स्ट वन इज़ ओनली वन, सेकेंड ऑप्शन इज़ 1 2 3 तीनों ही ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है दूसरी और तीसरी ठीक है। जो सरफेस जो लेंस की सरफेस होती है वो कैसी होती है, दोनों कन्वेक्स होती हैं या फिर दोनों कनकेव होती हैं या फिर एक कनकेव और एक कन्वेक्स हो सकती हैं। सो यहाँ पे हमारी तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों हो सकती हैं हमारी यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन 1 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट हो सकती हैं करेक्ट। देखिए ये मैंने पिक्चर इसीलिए डाल रखी है यहाँ पे, देखो इसमें दोनों सरफेसेस कन्वेक्स हैं, डबल कन्वेक्स हो गया, इसमें एक प्लेन है और एक कन्वेक्स है तो प्लेनो कन्वेक्स हो गया, और इसमें कनकेवो एंड कन्वेक्स, इसको मिनिस्कस भी बोल देते हैं, इस वाले को मिनिस्कस भी नाम दे देते हैं। सो इस तरीके से जो लेंस की सरफेस होती हैं वो दोनों कन्वेक्स या दोनों कनकेव या फिर एक कन्वेक्स एक कनकेव हो सकती है। जैसे देखो ये हमारा दोनों कनकेव हो गई ना, तो ये हमारा डबल कनकेव लेंस हो गया। अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ कनकेव और इसको मैं प्लेन बना दूँ, देन इट्स नेम इज़ प्लेनो कनकेव। सो इस तरीके से दोनों सरफेस कोई भी हो सकती हैं। तो तीनों बातें हमारी यहाँ पे ठीक हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ वेव आर ऑडिबल। फर्स्ट वन इज़ इंफ्रासोनिक, सेकेंड इज़ अल्ट्रासोनिक। इनमें से कौन से प्रकार की वेव ऑडिबल है ये पूछा है इसने। चूज़ द करेक्ट कोड। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि दोनों ही ऑडिबल नहीं है, सेकंड ऑप्शन कह रहा है दोनों ऑडिबल है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है सिर्फ फर्स्ट ऑडिबल है, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है सिर्फ सेकंड ऑडिबल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ ऑडिबल रेंज में जो है वो फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी आती है, 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हमारी ऑडिबल रेंज में आती है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, या फिर हम कह सकते हैं 20,000 हर्ट्ज तक जो है हमारी ये ऑडिबल रेंज में आते हैं। 20 हर्ट्ज से अगर कम है तो इंफ्रासोनिक, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा है तो अल्ट्रासोनिक, तो वो दोनों ही ऑडिबल रेंज में नहीं आती। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, दोनों ही ऑडिबल रेंज में नहीं आती। ये शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किया था उसमें भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसमें भी मैंने ये बताया था आपको ऑडिबल रेंज कितनी होती है। तो इस तरीके से ये सेकंड शिफ्ट में भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो इसमें हमारी दोनों ही जो वेव हैं इंफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक दोनों ही ऑडिबल रेंज में नहीं आती। तो चलिए अब 9th क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंटायर लाइट इज डैश बैक इनटू द डैश मीडियम। आवर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑप्शन है रिफ्लेक्टेड देन फर्स्ट, सेकंड है रिफ्रैक्टेड देन फर्स्ट, थर्ड है रिफ्लेक्टेड देन सेकंड, एंड फोर्थ है रिफ्रैक्टेड एंड सेकंड। सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पूछा गया क्वेश्चन है ये। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, बेसिकली अगर लाइट एक बार एंटर कर गई तो वो उस मीडियम के अंदर ही इंटरनली रिफ्लेक्ट होती रहती है। जैसे मान लो ये फर्स्ट रे एंटर हुई, वो इसी सरफेस से टकरा के इसी मीडियम में वापस आ गई, फिर इसी से टकरा के इसी मीडियम में वापस चली गई, तो इस तरीके से वो उसी मीडियम में मूव करती रहती है। ऑप्टिक्स फाइबर वाला केस भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम करता है। सो जो एंटायर लाइट है वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट होगी या रिफ्रैक्ट होगी, ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तीनों में दिख रहा है हमें रिफ्लेक्ट हो रही है। चलिए अब सेकंड वाले फिलअप में देखते हैं क्या भरेंगे। बैक इनटू द डैश मीडियम, कौन से मीडियम में रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम मीडियम में ही तो जा रही है। देखो इसी मीडियम में एंटर हुई थी, इसी से टकरा के वापस इसी मीडियम में आएगी, सो फर्स्ट मीडियम में ही आ जाएगी। सो हमारा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन द एंटायर लाइट रे रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम या फर्स्ट मीडियम, उसी मीडियम में वो वापस आ जाएगी टकरा के। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ठीक हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है ये हमारी आज की वीडियो का, ये देख लेते हैं। वीक फोर्सेस आर लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस,
लाइक ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेज, लाइक ग्रेविटेशनल फोर्सेज या फिर न्यूक्लियर फोर्सेज। सो वीक फोर्सेज हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। वीक फोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेज। सो बेसिकली मैं आपको बताऊँ 4 फंडामेंटल फोर्सेज हमारी नेचर में है। ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट बनेगा कि वीक फोर्सेज जो हैं दैट आर डिफरेंट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड न्यूक्लियर फोर्सेज। सो आज की वीडियो में हम ये 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे विद सॉल्यूशन एंड विद फुल एक्सप्लेनेशन। सो इस तरीके से हम प्रीवियस पेपर्स डिस्कस करेंगे और जो है टीजीटी साइंस में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स वगैरह वो भी डिस्कस किया करेंगे आगे टॉपिक वाइज, क्योंकि उम्मीद है इस साल डीएसएसपी की वैकेंसीज देखने को मिले हमें। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाओ ताकि एग्ज़ाम आने तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। ऐसा नहीं है कि आप वैकेंसीज आने का वेट करो और उसके बाद तैयारी करो, क्योंकि वैकेंसीज आने के बाद जो है डीएसएसपी आपका विद इन 6 मंथ्स जो है हर हालत में एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा लेता है। तो आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दो। और ये जो क्वेश्चंस मैं करवाती जा रही हूँ साइंस के, ये आपके एचटेट में या और किसी टेट का जो है टीजीटी साइंस वाला स्पेशली आप पेपर देने जा रहे हो तो उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस और बन के आते हैं हमारे। तो हर एक क्वेश्चन के साथ हम उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो देन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हम आगे आने वाली वीडियोस में भी और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और एस्टेट वगैरह के भी टीजीटी लेवल के जो क्वेश्चंस पूछे गए थे साइंस से बेसिकली वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं देन आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।